तो लास्ट लेक्चर में उन्होंने वेक्टर प्रोडक्ट देखा था कि कोई भी दो वेक्टर्स हैं उनका ए क्रॉस बी क्या होगा। उसमें हमने देखा था कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होगा ए बी साइन थीटा, और उसकी जो डायरेक्शन है वो एन कैप हमें बताएगी। और वो एन कैप क्या होता था, विच इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एंड बी। तो ए और बी के परपेंडिकुलर होता था हमेशा। राइट हैंड थंब रूल से मैंने उसकी डायरेक्शन भी बताई थी आप लोगों को। अब नेक्स्ट देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ दिस वेक्टर प्रोडक्ट, इस के हेल्प से हम क्या क्या और फाइंड कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। मान लीजिए पहले तो हम यही देख सकते हैं कि लास्ट वाले लेक्चर में थोड़ा बहुत मैंने डिस्कस भी किया था कि कोई भी वेक्टर्स दिए हुए हैं उनकी कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी चेक कर सकते हैं कि बाय द हेल्प ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट वी कैन चेक वेदर दिस वेक्टर्स आर कोलिनियर और नॉट। टू चेक whether the given vectors are कोलिनियर और नॉट। जैसे मान लीजिए आपको एक वेक्टर r1 दिया हुआ है, ये है a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और दूसरा वेक्टर है r2, वो है a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। अब हमें बताना है कि ये दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं या नहीं। कोलिनियर का मतलब आप लोगों को पता है कि ये जैसे वेक्टर r1 होगा तो ये वेक्टर हमारा r2 होगा, है ना। तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा फॉर r1 वेक्टर एंड r2 वेक्टर टू बी कोलिनियर, द एंगल between r1 vector and r2 vector be 0 और 180। आइदर ये हो सकते हैं या फिर ये r1 है आपका और ये r2 है, तो ये एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं या फिर पैरेलल भी हो सकते हैं कोलिनियर में। तो इनके बीच का एंगल होगा 0 या 180। तो अब इनके बीच का एंगल 0 या 180 होगा, इसका मतलब इनका जो r1 क्रॉस r2 होगा, सो हम बोल सकते हैं कि जो r1 क्रॉस r2 है वो क्या होने जा रहा है, एक नल वेक्टर आएगा। क्योंकि आपको पता है कि r1 क्रॉस r2 में होता है मॉड r1 मॉड r2 साइन थीटा, और थीटा यहाँ पर 0 होगा या 180 होगा, तो वो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, नल वेक्टर। तो नल वेक्टर होगा तो हमारे पास r1 क्रॉस r2 0 होगा। अब इसको हम r1 क्रॉस r2 को 0 करके देखते हैं हमें क्या कंडीशन मिल रही है कोलिनियरिटी की। तो हमें लास्ट टाइम पे मैंने आप लोगों को बताया था कि r1 क्रॉस r2 कैसे निकालना है। उसके लिए क्या बताया था, दो पैरेलल लाइन, फिर i, फिर j और फिर k, यहाँ प्लस यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। r1 क्रॉस r2 था तो सबसे पहले r1 के कोफिशिएंट्स को लिखे जाएंगे, a1 b1 c1, फिर r2 के लिए a2 b2 और c2। फिर इसको ब्रेक करना सिखाया था, i के साथ प्लस i आएगा और फिर ये कॉलम आपका हट जाएगा, i के नीचे वाले एलिमेंट्स हटेंगे, बाकी बचे हुए एलिमेंट्स को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। j का विथ साइन है माइनस तो माइनस j कैप होगा। अब j के नीचे के कॉलम के एलिमेंट्स हट जाएंगे और हमारे पास आएगा बचे हुए एलिमेंट a1 a2 c1 c2। उसी तरीके से k तो हो जाएगा प्लस k कैप और ये हो जाएगा a1 a2 b1 b2। अब आप इसको एज ए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो करते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए इस तरीके से। इसका आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, लास्ट टाइम पे भी मैंने ये बताया हुआ था आपको। तो क्या हो जाएगा, आई कैप b1 c2 माइनस b2 c1 माइनस जे कैप a1 c2 माइनस a2 c1 और फिर प्लस के कैप a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये तो हुआ इसका क्रॉस प्रोडक्ट। बट हमारे लिए अगर ये r1 और r2 कोलिनियर है तो इनके बीच का एंगल
90 डिग्री होगा, सॉरी 0 होगा या 180, इसलिए मॉड ये R1 क्रॉस R2 0 होगा। तो इसको हम किसके बराबर करेंगे, इसको नल वेक्टर के बराबर करेंगे। तो नल वेक्टर के बराबर जब करेंगे हम, तो आई कैप B1 सिंस R1 क्रॉस R2 वो हमारा एक नल वेक्टर है, सो B1C2 माइनस B2C1 माइनस जे कैप A1C2 माइनस A2C1 और प्लस के कैप A1B2 माइनस A2B1, ये क्या हो जाएंगे, ये भी ज़ीरो होगा। तो आप इसे क्या देख सकते हो, इस साइड एक नल वेक्टर है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, ऐसे भी लिख सकते हैं इस ज़ीरो को। इसका मतलब ये पूरा टर्म, ये पूरा वेक्टर एक नल वेक्टर कब बनेगा, जब इंडिविजुअली आई का कोविशेंट भी ज़ीरो हो, जे का कोविशेंट भी ज़ीरो हो और ये के का कोविशेंट भी क्या हो, ज़ीरो हो। तब जाके हम बोलेंगे कि ये भी LHS इक्वल टू RHS होगा। RHS में हमें एक नल वेक्टर है, तो इस पूरे को नल वेक्टर बनाना है, इसका मतलब इसका आई का कोविशेंट भी ज़ीरो हो, जे का कोविशेंट भी और के का भी। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, B1C2 माइनस B2C1 इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज़ B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। यहाँ से क्या मिलेगा हमें, A1C2 माइनस A2C1 ज़ीरो, दैट इज़ A1A2 इक्वल टू C1C2। और यहाँ से क्या मिलेगा, A1B2 माइनस A2B1 ज़ीरो, दैट इज़ A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली, इनको देखते हुए हम एक क्या बता सकते हैं कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो आप इसको एज ए फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, आपको बहुत हेल्प करेगा कि कभी भी दो वेक्टर्स आपको दिए गए हों, तो दोनों वेक्टर्स अगर दिए गए हों तो वो पूछा जाए कि उनकी वो कोलिनियर हैं कि नहीं है। वो अगर कोलिनियर हैं तो उनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। तो जैसे कि देखिए ये दो वेक्टर्स दिए गए थे R1 और R2, तो इसके जो आई के कोफिशिएंट्स हैं क्या है, A1 अपॉन A2, वो किसके बराबर होगा, B1 अपॉन B2 के। वो किसके बराबर होगा, C1 अपॉन C2 के। तो ये है कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स टू बी कोलिनियर। ये कोलिनियर की कंडीशन है भाई, कोप्लानर की नहीं है। कोप्लानर अलग हो गया, कोप्लानर का मतलब सेम प्लेन, कोलिनियर का मतलब सेम लाइन। तो इसमें बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। दिस इज द कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, नॉट फॉर कोप्लानर। दिस टू वेक्टर आर कोलिनियर उसकी कंडीशन है, ना कि दो वेक्टर्स कोप्लानर हैं उसकी कंडीशन है। ये कोलिनियर की कंडीशन है। तो एक तो एप्लीकेशन आपने ये देखा। दूसरा एप्लीकेशन हम क्या देख सकते हैं कि अगर कोई भी आपको तीन वेक्टर्स दिए जा रहे हैं और आपको चेक करने हैं कि वेदर थ्री वेक्टर्स आर कोप्लानर और नॉट। जैसे थ्री वेक्टर्स दिए हैं, टू चेक whether three vectors are coplanar और नॉट। उसके लिए क्या हम अप्रोच लगा सकते हैं भाई, वेक्टर प्रोडक्ट। कोई भी तीन वेक्टर अगर कोप्लानर दिए गए हैं, मान लीजिए अगर वो हैं या नहीं है, तो मान लेते हैं कि लेट वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी बी थ्री वेक्टर्स। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि वेदर दीज थ्री वेक्टर्स आर कोप्लानर और नॉट। ये तीनों सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं कि नहीं। अगर ये तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं, मान लीजिए हमने एज्यूम कर लिया कि लेट एज्यूम लेट वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी बी कोप्लानर।
मतलब वो कोई एक प्लेन होगा आपका इस तरीके से, और इसी प्लेन में ये आपके पास वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये आपका कोई वेक्टर सी है। तो ये एक ही प्लेन में है, ऐसा है। अगर ऐसा है तो बताइए कि अगर मैं किसी भी दो को क्रॉस प्रोडक्ट करूं, इफ़ आई एम टेकिंग एनी टू, आइदर ए बी को ले लूं या बी सी को ले लूं या ए सी को ले लूं, तो अगर मैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो आपको पता है कि अगर हमने मान लीजिए ए क्रॉस बी किया, तो आपको पता है कि ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा। द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, क्या रूल बताया था, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो इनका डायरेक्शन जो होगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए और बी होगा। तो अगर ये ए और बी के परपेंडिकुलर है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, तो सी के भी परपेंडिकुलर होगा अगर सी हमारा एक ही इसी प्लेन में है। तो हम बोल सकते हैं कि इफ सी वेक्टर इज ऑल्सो इन द सेम प्लेन ऑफ ए क्रॉस बी, same plane of vector A and vector B, then unit vector या vector of vector A cross B is also perpendicular to C। ये बोल सकते हैं कि भाई अगर मेरा ए बी और सी तीनों सेम प्लेन में है और हमें पता है कि ए क्रॉस बी जो होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, मतलब वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा या प्लेन में जितने भी वेक्टर कंटेन कर रहे होंगे उन सबके परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब जो हमारा ए क्रॉस बी जो वेक्टर होगा वो ए बी और सी तीनों के परपेंडिकुलर होगा, मतलब वो सी के भी परपेंडिकुलर होगा। तो हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं, देन हम ये बोल सकते हैं कि जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी है, इसका अगर हम सी के साथ डॉट ले लें, अगर हम सी वेक्टर के साथ डॉट ले लें तो हमें क्या मिलेगा, एक नल वेक्टर। ये कॉन्सेप्ट से हम चेक कर पाएंगे कि अगर हमारा जो ए क्रॉस बी है वो परपेंडिकुलर टू ए है, बी है और सी है, तो ए क्रॉस बी का जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर टू सी है। तो इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। तो हम उसके डॉट प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, जीरो। तो हमारा जो ये LHS ऐसा करेंगे और हमें एक नल वेक्टर मिलता है तो हम ये प्रूव कर पाएंगे कि ए बी और सी तीनों क्या हैं, कोप्लानर हैं। अगर वो नल वेक्टर नहीं आता है इसका मतलब ए क्रॉस बी सी के परपेंडिकुलर नहीं है, तो वो कोप्लानर नहीं होंगे। तो दिस इज द अप्रोच हाउ वी कैन चेक वेदर दिस थ्री वेक्टर्स आर कोप्लानर और नॉट। तो ये हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास तीन वेक्टर्स कोप्लानर हैं या नहीं हैं। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक एग्जांपल लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे बेस, कि इफ़ वेक्टर ए इक्वल टू 2i माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये गिवन है। वेक्टर बी गिवन है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, एंड वेक्टर सी गिवन है, वो है 3i कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस 5k कैप, आर कोप्लानर, देन वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो हमें लैम्डा की वैल्यू बतानी है। तो अगर हम ये देखें कि यहाँ पे जो दिया हुआ है कि अगर ये कोप्लानर हैं तो ये इस कॉन्सेप्ट को हम यूज़ कर सकते हैं। कोई भी दो को चूज़ कर लें जिसमें लैम्डा अननोन है उसको छोड़कर, यहाँ ए और बी के सारे कोएफिशिएंट नोन है, तो यहाँ से हम ए क्रॉस बी निकाल लेंगे। तो ए क्रॉस बी हमारा क्या हो जाएगा, वैसे ही करेंगे, आई कैप जे कैप के कैप प्लस माइनस प्लस, आई के कोएफिशिएंट को लिख लीजिए 2 -1 1, जे के 1 2 -3,
तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, I के साथ मिल जाएगा -3 इंटू -1 3 और ये -2, J के लिए -J कैप, इसको हटा दिया तो -3 इंटू 2 -6 और -2। उसी तरीके से K के लिए, K वाले कॉलम को हटाया, 2 इंटू 2 4, फिर -1 दैट इज +1। तो I के लिए -3 इंटू -1 3 -2, J वाले के लिए J के नीचे वाले कॉलम हटेंगे, -3 इंटू 2 -1। तो इस तरीके से किया। J वाले कॉलम के लिए देखिए -3 इंटू -2 -6 और -1 होगा ना, 1 इंटू 1 है ये 1 इंटू 1 है, तो ये 1 होगा, -1 इंटू 1। आप अलग अलग भी कर सकते हैं, मैंने डायरेक्टली कर दिया है। आप एक स्टेप और लिख लीजिए, जैसा करते थे वैसे कर सकते हैं, मैंने डायरेक्टली कर दिया है। 2 इंटू 2 4 -1, तो ये आएगा आपके पास I कैप, और ये 6 और +1 7 +7 J कैप, और ये हो जाएगा +5 K कैप। अब जो ये A क्रॉस B है, अगर A B और C परपेंडिकुलर कोप्लानर हैं तो इनका जो डायरेक्शन होगा, A क्रॉस B क्या होगा, परपेंडिकुलर टू ऑल द वेक्टर A B और C। तो A क्रॉस B जो वेक्टर आया है वो C के भी परपेंडिकुलर होगा, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा A क्रॉस B डॉट C को क्या करना है, नल वेक्टर। तो इसका A क्रॉस B हमें मिला हुआ है I कैप प्लस J कैप 7 J कैप प्लस 5 K कैप डॉट, और हमारे पास C क्या हो जाएगा, 3I कैप प्लस लैम्डा J कैप प्लस 5K कैप। इनका डॉट क्या होना चाहिए, नल वेक्टर। डॉट ले लीजिए, 3 इंटू 1 3, 7 प्लस 7 लैम्डा और ये +25 इक्वल टू 0। तो 7 लैम्डा इक्वल टू -28, तो लैम्डा आ जाएगा -4, तो लैम्डा आ जाएगा -4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं कि कोई भी 3 वेक्टर अगर हमारे पास कोप्लानर हैं तो उसकी कंडीशन बताई मैंने, 2 वेक्टर कोलिनियर हैं तो उसकी कंडीशंस आपने देखी। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं कि टू फाइंड द टॉर्क ऑफ एनी फोर्स। नेक्स्ट एप्लीकेशन है टू फाइंड द टॉर्क ऑफ एनी फोर्स। अब ये टॉर्क क्या होता है ये आप आगे मैकेनिक्स में देखेंगे, लेकिन कभी कभी यहाँ भी पूछ लिया जाता है। टॉर्क बेसिकली क्या होता है, एक क्वांटिटी है टॉर्क, वो होता है R क्रॉस F। अभी आप इतना समझिए, वो होता है R क्रॉस F। अब ये R और F क्या है, मान लीजिए इस पॉइंट पे हमें एक फोर्स लगाया F, इस पॉइंट पे हमने फोर्स लगाया F। इस पॉइंट को पे जहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं, इस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ F वेक्टर। फोर्स वेक्टर का ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। और मुझे इस फोर्स का टॉर्क चाहिए, कहाँ पे चाहिए भाई, कहीं पे भी पूछा जा सकता है। मान लीजिए मुझे इसका फोर्स चाहिए O पे, हमें इसका टॉर्क चाहिए O पे, तो हम क्या करेंगे, O से O क्या है, वो हमारा वो पॉइंट है जहाँ पे मुझे इस फोर्स का क्या चाहिए, टॉर्क चाहिए, मोमेंट चाहिए। तो जैसे हम दरवाज़ा पुश या पुल करते हैं, तो दरवाज़ा तो हिंज होता है, हम उसको हैंडल पकड़कर फोर्स लगाते हैं, लेकिन वो रोटेट किसके अबाउट होता है, हिंज के अबाउट। तो मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल से समझा रहा हूँ टॉर्क का क्या मतलब है, कि अगर हम दरवाजे को हैंडल से पुश या पुल कर रहे हैं तो वो हिंज के अबाउट रोटेट हो रहा है, तो हमने फोर्स कहाँ लगाया, दरवाजा के हैंडल पे, बट उसका जो इम्पैक्ट है रोटेट करने का, वो किसके अबाउट रोटेट हो रहा है, वो रोटेट हो रहा है हिंज के अबाउट। तो उसका टॉर्क कहाँ आया है, हिंज के अबाउट। तो ज़रूरी नहीं है जहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं उसका हमें कहाँ पर टॉर्क मिल रहा है, वो हम कहीं पे भी टॉर्क मिल सकता है, तो उसे हम निकाल रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे O क्या है, O इज द पॉइंट वेयर वी हैव टू calculate the torque of force F।
ओ क्या है? वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मुझे इस एफ फोर्स का क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। तो क्या करेंगे हम कि जहाँ पे मुझे फोर्स निकालना है वहाँ से, और जहाँ पर फोर्स लग रहा है वहाँ, यहाँ से वहाँ तक हम एक पोजीशन वेक्टर आर ड्रॉ करेंगे। तो ये आर बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर के बारे में क्या है, आर ध्यान रखिए, इट इज़ द पोजीशन वेक्टर joining the point where we have to calculate the torque to the point of application of फोर्स एफ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको आर लिखना नहीं आएगा वो फिर आगे नहीं कर सकता। आर एक सिंपल कौन सा पोजीशन वेक्टर है, जहाँ पे मुझे उस फोर्स का टॉर्क निकालना है वहाँ से, और जहाँ पर फोर्स लग रहा है उनके बीच का वो पोजीशन वेक्टर है। अब आपको किसी तरीके से दो वेक्टर मिल जाएंगे, दोनों का आपको क्रॉस ले लेना है, टॉर्क मिल जाएगा। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको एक वेक्टर मिलेगा, उसका जब आप मॉड ले लेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लें कि फाइंड the torque of a force F equal to 3I cap minus J cap plus K cap about a point P whose coordinate is 1, -2, 1। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें एक कोई फोर्स है, इस फोर्स का हमें टॉर्क निकालना है। कहाँ पर निकालना है, तो हमें वहाँ पर निकालना है अबाउट ए पॉइंट पी। ये पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 1, -2, 1। ठीक है, इस पॉइंट पी पे हमें क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। फाइंड द टॉर्क ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट पी हुज कोऑर्डिनेट इज 1, -2, 1। ठीक है, तो ये 1, -2, 1 जो है हमारा कोऑर्डिनेट है, और इस कोऑर्डिनेट के अबाउट, इसके अबाउट हमें क्या निकालना है, इस फोर्स का टॉर्क निकालना है। तो ये फोर्स का हमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी तो पता होना चाहिए कि ये फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है। तो अबाउट ए पॉइंट पी हुज कोऑर्डिनेट इज दिस विथ रिस्पेक्ट टू, या ऐसे लिख लें, अबाउट a point whose position vector is r equal to 2I cap minus J cap plus K cap, about a point whose position vector is r equal to 2I cap minus J cap plus K cap। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि अब हमारे पास टॉर्क भी पता है और आर भी पता है, तो सीधे सीधे आप आर क्रॉस एफ लीजिएगा, एफ क्रॉस आर नहीं। सीधे सीधे आप आई कैप, जे कैप और के कैप लगाइए, प्लस माइनस प्लस, एफ लिखिए 3, -1 और ये 1 है, और f है हमारे पास, r है, r क्रॉस f करना है, तो r को हम पहले लिखेंगे 2, -1 + 1, और ये होगा 3, -1 + 1। तो यहाँ से आपको मिलेगा i का कोफिशिएंट 1 × -1 और ये माइनस माइनस प्लस 1। फिर j के लिए -j कैप, 2 × 1 2 -3, और ये k के लिए हो जाएगा +k कैप, और इसके लिए होगा -2 और माइनस और माइनस +3, आप अलग अलग भी कर सकते हैं।
जब आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे तो अलग अलग ब्रेक करके कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ये आएगा आपके पास जे कैप और ये हो जाएगा क्या प्लस के कैप। तो जो टॉर्क मिला है वो ये होगा, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो √2 हो जाएगा न्यूटन मीटर। तो इस तरीके से आप टॉर्क भी निकाल सकते हैं। अगर आपको आर और एफ गिवन है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, टॉर्क भी निकाल सकते हैं।